नमस्कार साथियों, आज की हमारी क्लास बीएड में आप सभी का स्वागत है और ये हमारी मेंटल एबिलिटी की क्लास रहेगी। जो भी साथी लोग बीएड व डीएलएड प्री एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है क्लास। तो आइए चलते हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इस प्रकार का प्रश्न इसमें आते हैं। 20 साल पूर्व राम और सैम से आयु में आधा था। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है तो राम और सैम की वर्तमान आयु निकालिए। अब चलते हैं हम इनकी पूर्व की जो आयु है, पूर्व की आयु उसका देख लेते हैं क्या है। तो राम और सैम, यदि सेम की आयु x है तो राम की आयु x/2 हो जाएगी। अब चलते हैं इनके वर्तमान आयु पे। तो वर्तमान आयु पे आते हैं। तो वर्तमान में राम और सेम का क्या होगा, दोनों को प्लस 20 कर देंगे क्योंकि 20 वर्ष पे पूर्व की निकाल रखी थी ये मैंने इधर वाली, और इधर भी लिख लेते हैं x+20। इनका जो अनुपात है वो 3:4 है। इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करते ही इनका वज्र गुणन कर लेते हैं पहले इस प्रकार। तो अब हमारा इसका वज्र गुणन आएगा लास्ट में 3x+60 बराबर 2x+80 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास से x बराबर 20 आ जाएगा। अब x का मान वर्तमान आयु में रख लेते हैं। तो वर्तमान आयु में जैसे हम इसका मान रखते हैं तो दोनों की आयु देखते हैं, राम और सैम की। तो राम सैम की आयु तो ये रह जाएगी वर्तमान आयु में। x का मान 20 में रखते हैं तो 40 तो सैम की आ जाएगी, और 20 का मान इसमें रखते हैं राम की आयु में तो इसकी 30 आ जाएगी। तो 30 और 40 सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक परिवार में ये ज्ञात है कि माबरा काबरा के मौसा हैं। माबरा काबरा के मौसा है। दाबरा की बहन का एक बेटा भी है काबरा, और एक बेटी है झाबरा। आबरा दाबरा का बेटा है और माबरा का जाबरा से क्या संबंध है, ये ज्ञात करना है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। पूछा है कि माबरा काबरा के मौसा है। तो ये जो माबरा है, यहाँ पे माबरा का मान लिख लेते हैं हम। ये माबरा, ये क्या है, माबरा काबरा की मौसा है। तो यहाँ पे काबरा की क्या है, ये मौसा। तो ये मौसा कर लेते हैं, मौसा है ये मौसा। आगे देखें, दाबरा की बहन का एक बेटा है काबरा, यानी कि अब आगे देखते हैं। तो दाबरा का बेटा कौन है, काबरा। तो दाबरा यहाँ लिख लेते हैं, और ये पुत्र हो गया दाबरा का काबरा, और एक बेटी है जाबरा, और इसकी एक और बेटी है जाबरा। तो ये जाबरा क्या करते हैं, पुत्री को लिख लेते हैं। ये भी इसी की है। आगे देखते हैं, ये धाबरा, ये काबरा, ये माबरा, ये मौसा है। आगे, और आबरा दाबरा का बेटा है ना, जाबरा। आबरा दाबरा का बेटा है। आबरा क्या है, दाबरा का बेटा है। तो एक और है इसके, दाबरा का बेटा कौन, आबरा। ये आबरा, ये भी पुत्र हो गया। अब पूछा है संबंध कि माबरा का जाबरा से, यानी कि इससे संबंध पूछा है इसका। तो इसका माबरा क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, मौसा ही लगेगा जो काबरा का लग रहा है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। आगे समझ, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है हमारा, यदि एक संबंध को R%S P&Q और Q+R से दर्शाया गया है तो P S से कैसे संबंधित है, आइए समझते हैं। A+B का अर्थ होता है कि A B का भाई है। अब इसको जमा लेते हैं कि A B का भाई है, और A एंड B का अर्थ होता है कि A की शादी B से हुई है, और A%B का अर्थ है कि A B की माता है। तो इसमें यहाँ पे ये प्रश्न पूछा है कि P S से कैसे संबंधित है। तो आइए इसको जमा लेते हैं। यहाँ पे R%S P एंड Q और Q+R। अब इनके संबंध को जान लेते हैं। तो परसेंट का मतलब होता है कि A B की माता है, ये यानी कि ये क्या होगी, माता B की। तो ये क्या हो जाएगा, पुत्र। इस क्या हो जाएगा, इसमें पुत्र हो जाएगा, और ये माता माता है। P एंड Q का अर्थ क्या हुआ, P एंड Q का अर्थ है A की शादी B से हुई है। तो इसकी शादी किससे हुई है, Q से। शादीशुदा यानी कि पति पत्नी हो गई, ये दोनों पति पत्नी हो गए। Q+R का मतलब हुआ कि A B, एक है B का भाई है, यानी कि A B का भाई है। तो ये क्या हो जाएगी, R बहन हो जाएगी, ये भाई हो जाएगा। तो Q, अब आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे Q क्या है, शादीशुदा जोड़ा है, तो ये P क्या हो जाएगी, इसमें पत्नी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भाई बना है।
और आर बहन है क्योंकि यहाँ पे माता है इसलिए आर को बहन बनाए। यू क्यू भाई है, क्यों भाई है तो ये पी क्या हो जाएगा पत्नी। अब इनको समझते हैं, पी एस की क्या लगेगी, पी एस सी कैसे समझ, यानी कि पी और एस का संबंध बताना है। तो माता का पुत्र और जो क्यू का भाई, भाई की पत्नी है, यानी कि ये भाई की पत्नी है पी। तो पी एस का संबंध क्या होगा, ये मामी का होगा, क्योंकि ये भाई की पत्नी है और ये पुत्र है, तो इसमें मामी का आ जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, पी एस की मामी हो जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा लास्ट में जाते जाते। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से दिए गए कथन के समान है। अगर मोटर काम नहीं कर रही है तो क्लच घिसा नहीं। आइए इसको समझते हैं कि अगर मोटर काम नहीं कर रही है तो क्लच घिसा नहीं। इसमें क्या है, अगर क्लच घिसा नहीं है तो मोटर काम कर रही है। अगर मोटर काम नहीं कर रही थी इसका मतलब ये थोड़ी है घिसा नहीं है, हो सकता है घिस भी गया। अगर क्लच घिस गया है तो मोटर काम कर रही है, ये बिल्कुल बैठ रहा है। क्लच अगर मोटर काम नहीं कर रही है तो क्लच घिसा नहीं है, घिस भी गया वो। अगर क्लच घिसा नहीं तो मोटर काम नहीं कर रही है, ये पूरा। तो इसमें जो फर्स्ट वाला था ये नहीं आएगा, ये थोड़ा बैठ रहा है कि अगर क्लच घिसा नहीं है तो मोटर काम कर रही है। सॉरी, इसमें हमने ऊपर वाले में लगा दिया, यहाँ पे ये ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर क्लच घिस गया है तो मोटर काम कर रही है, घिस गया है फिर भी काम कर रही है, बिल्कुल सही हो जाता। अगर क्लच घिसा नहीं तो मोटर काम नहीं कर रही है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर क्लच घिस गया है तो मोटर काम नहीं कर रही, ये भी गलत, मोटर तो काम कर रही है, मोटर तो काम कर रही है, यानी कि क्लच घिस गया है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर क्लच घिस गया है तो मोटर काम कर रही है, बिल्कुल। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। सभी बिल्लियाँ क्या हैं, कुत्ते हैं। कुछ कुत्ते काले हैं, कुछ कुत्ते काले हैं। सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी बिल्लियाँ, ये क्या बिल्लियाँ हैं और ये सभी बिल्लियाँ क्या हैं, कुत्ते हैं। कुछ कुत्ते काले हैं, यानी कि बाहरी काले हैं। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, दोनों फर्स्ट और सेकंड निकलते हैं। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है, ये है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर वाला, तो निष्कर्ष सेकंड निकलता है कि कुछ कुत्ते काले हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा अगला है, आइए समझते हैं इस सवाल को। नीचे दी गई सूचना पर गौर कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। अक्सर ABCDEFG जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। 1 से लेकर 10 तक 7 क्रम पूर्णांक है, बस ये है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या में 7 पूर्णांक है। आइए हम जमा लेते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अक्सर को भी जमा लेते हैं। B S से 2 कम है और F मध्य में है, E F से 2 कम है और G C से 2 ज़्यादा है, D C से बड़ा है, G 10वें स्थान पर है, Q 5वें स्थान पर। कौन सा अक्षर उपस्थित, यानी कि अगला है कि क्वेश्चन में 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो 10वें पे G है, यानी कि यहाँ पे 10 पे G रख लेते हैं हम। अब G के पास में कौन है, G वाले में देखते हैं, हाँ ये रहा, G C से 2 ज़्यादा है, यानी कि C कहाँ पे 8 पे, तो 2 ज़्यादा है, यानी कि G बिल्कुल सही है बेटा है। C के पास में D बेटा है, यानी कि D C से बड़ा है,
डी क्या है, सी से बड़ा, यानी कि सी 9 पे होना चाहिए, फिर बड़ा है। आगे ये तो जम गई। अब आगे देखते हैं, सी के पास में हो गया काम। ई एफ से 2 कम है, ई एफ से 2 कम है, तो अंक यहाँ से उल्टे चल रहे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, यहाँ तक के, मतलब 4 तक के अंक लेने हैं अपन को, 4 तक के, जिसमें पूरे 7 अंक हो जाएंगे हमारे पूर्णांक। अब आगे जमा लेते हैं जितने अक्षर बचे। ई एफ से 2 कम है, ई क्या है, एफ से 2 कम है, यानी कि एफ यहाँ रखते हैं, अब 2 कम यानी कि 5 नंबर पे ई आ जाएगा। आगे देखते हैं, एफ मध्य पद है, तो यानी कि इधर से मध्य पद में 1 2 3 एफ है, इसी सही बैठ गया। बी ए से 2 कम है, तो बी ए यहाँ आ जाएगा, 2 कम है, बी यहाँ जाएगा। पूछा है हमसे कि 5वें स्थान पे कौन सा है, तो ए 5वें स्थान पे आ जाएगा, ई वाला ऑप्शन आ जाएगा, बी वाला 5वें स्थान पे, क्योंकि नंबर 1 2 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। 5वें स्थान पे क्या जाएगा, यहाँ में ई वाला जाएगा, ई वाला, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है हमारा, सुशील लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 5वें स्थान पर है और मोहम्मद दाएं से 6ठे स्थान पर। यदि 2 लड़के आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सुशील बाएं से 13वां होगा, तो दाएं से मोहम्मद को स्थिति क्या होगी, ये बतानी है हमें। तो चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। स्थान को देख लेते हैं, जमा लेते हैं, बाएं से और दाएं से, पहले ये समझ लेते हैं। तो इधर बाएं से, ये बाएं से है और इधर दाएं से है, दाएं से। सुशील लड़कों की पंक्ति में बाएं से 5वें, यानी कि यहाँ से लेते, यहाँ पे 5 नंबर 5वें स्थान पे है सुशील, ठीक है, 5वें स्थान पे सुशील है इधर से। उसके बाद में मोहम्मद दाएं से 6ठे स्थान पे, यहाँ से दाएं से स्टार्ट करते हैं, 6ठे स्थान पर, 6वें नंबर पे कौन है, मोहम्मद है। यदि 2 लड़के आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सुशील बाएं से 13वां होगा, यानी कि जैसे कि यहाँ पे ये दोनों स्थान बदल लेते हैं, तो सुशील बाएं से, तो स्थान बदल लेते हैं, यानी कि ये सुशील यहाँ पे आ जाता है और मोहम्मद यहाँ पे आ जाता है। तो सुशील का जो स्थान है वो कितना आ जाएगा, 13वें स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। इधर से यहाँ से ये 13वां स्थान आ गया सुशील का। तो पूछा है कि दाएं से मोहम्मद का स्थान क्या है, यानी कि इस तरफ से मोहम्मद का स्थान क्या है, ये पूछा है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो इसमें क्या है, दोनों का स्थान में इधर दाएं से मोहम्मद का 6ठा था और सुशील का 13वां है, तो 6 और 13 माइनस टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास, टोटल लड़के आ जाएंगे। तो 13 + 6 - 1 बराबर हमारे पास टोटल बालक आ गए 18। कितने आगे, 18। अब 18 में से जो मोहम्मद का स्थान है वो ज्ञात कर लेते हैं कि 18 में से माइनस करते हैं, जो सुशील का स्थान था ये 5वां बाएं से, तो 18 में से 5 माइनस करते हैं तो, और +1 कर लेते हैं, बराबर 14 आ जाएगा, यानी कि 14वें स्थान पे ये मोहम्मद आ जाएगा, क्योंकि हम जैसे सवाल हल करते हैं इसमें 14वें स्थान पे कौन आ जाएगा, मोहम्मद आ जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा अगला, किसी कार्य को ए और बी दोनों मिलकर 25 दिन में पूरा करते हैं और ए उसी कार्य को अगले 40 दिन में पूरा कर सकता है। अगर बी अकेले काम करे तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। आइए इस सवाल को समझते हैं और करते हैं हल। तो ए और बी दोनों मिलकर इसको 25 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और बी का कार्य करते हैं ये 25 दिन में, और ए
ये अकेला करता है 40 दिन में, 40 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी कि लस ज्ञात कर लेते हैं हम। तो इन दोनों का जो लस आएगा वो हमारा आएगा 200। तो 200 क्या है, ये कार्यक्षमता है। इन दोनों की कार्यक्षमता क्या आएगी, 200 यूनिट। 200 यूनिट आ गई। अब ए और बी की कार्यक्षमता निकाल लेते हैं कि ए और बी की कार्यक्षमता क्या है। तो ए प्लस बी की कार्यक्षमता आ जाएगी 200 में भाग लगा लेते 25 का, 200 डिवाइड 25 बराबर 8 यूनिट आ जाएगी। 8 यूनिट दोनों की कार्यक्षमता आ गई। इसी प्रकार ए की कार्यक्षमता ज्ञात कर लेते हैं कि ए की कार्यक्षमता क्या हो गई, 40 का डिवाइड कर लेते, 200 को 40 से डिवाइड करते हैं तो ए की कार्यक्षमता आ जाएगी 5 यूनिट। ठीक है, यदि ए की कार्यक्षमता 5 यूनिट आती है तो बी की कार्यक्षमता हमें ज्ञात करनी है कि बी अकेले करने में कितना समय लेगा। तो डिवाइड कर लेते हैं बी की कार्यक्षमता को। ए और बी दोनों की कार्यक्षमता में ये आता है 8, तो ए की कार्यक्षमता 5, तो 8 माइनस 5 बराबर 3 यूनिट। तो अगर दिनों की संख्या ज्ञात करते हैं तो 200 यूनिट में 3 यूनिट, यानी कि बी की कार्यक्षमता 3 यूनिट है, तो यहाँ पे हमारे पास दिनों की संख्या आ जाएगी यदि हम निकालना चाहें तो, या फिर ये भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर निकालते हैं तो 36 18 से 2 बज के 36 18 66 दिन और कुछ पॉइंट में आ जाएगा 2 से 3 बटा, ये दिन आ जाएगा हमारा आंसर में 66 दिन 2 से 3 बटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको क्लास कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताएं, और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्वेश्चन है अगला हमारा, पूछा गया है 2 रेलगाड़ियाँ प्रत्येक 100 मीटर लंबी विपरीत दिशाओं में एक दूसरे से 12 सेकंड में पार करती है। यदि एक दूसरी से 2 गुना तेज चल रही है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो 2 रेलगाड़ी है और एक तेज चलती है, तेज, और एक धीमी। तो तेज 2 गुना तेज, यानी कि मान लो धीमी ये x है तो ये 2x हो जाएगी। आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला चलता है इसमें। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं, दोनों की चाल को प्लस कर लेते हैं, दोनों की चाल आ जाएगी 2x प्लस x बराबर दूरी बटा समय देख लेते हैं। दूरी है दोनों की 100 इधर चलेगी 100 उधर चलेगी, यानी कि 200 किलोमीटर हो जाएगी दूरी, और ये पार करती है 12 सेकंड में, तो यानी कि दोनों की चाल इधर आ जाएगी। इस सवाल को सोल्व करते हैं तो हमारी समीकरण बन के आ जाती है 24x प्लस 12x बराबर 200। जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से निकालेंगे तो 200 बटा 36, और इसको 18 बटा 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास किलोमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ये तो आ गया x का मान प्रति घंटा। तो पूछा है तेज़ चलने वाली को 2x ने, यानी कि तेज़ चलने वाली गाड़ी का मान आ जाएगा 2x, यानी कि 20 का इंटू 200 करेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा 40 किलोमीटर, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है अब की बार हमारा। देखिए इसको समझिए कि एक फैक्ट्री के उत्पाद PQR के सर्वेक्षण से पाया गया है कि 230 उपभोक्ताओं को P पसंद आया, 62 को Q पसंद आया, 48 को R पसंद आया, 24 को P और Q दोनों ही पसंद आए, और 59 को PR पसंद आया, 42 को QR पसंद आया, और 12 को सभी तीनों पसंद आए। तो कुल उपभोक्ताओं की संख्या ज्ञात करनी है। ये समुच्चय वाले सवाल हैं तो इनको ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान तरीका है इसका समझने का। आइए इसको समझ लेते हैं। तो बात करते हैं कि P के उपभोक्ता हैं 230, ठीक है। Q के उपभोक्ता भी निकाल लेते हैं। Q के उपभोक्ता हैं हमारे 62, और R के उपभोक्ता हैं 48। अब कॉमन वाली चीज़ भी ले लेते हैं कि कॉमन कौन कौन सी है। P और Q के पसंद है 24, P Q समुच्चय हैं तो ये 24,
पी आर पसंद है, पी आर वाले हैं 59 और क्यू पसंद आए हैं वो 42 को आए हैं। क्यू का समुच्चय है 42 और तीनों पसंद आए यानी कि पी समुच्चय, क्यू समुच्चय और आर बराबर 12। अब इसको वेन डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं। तो तीनों को जमा लेते हैं हम वेन डायग्राम में। ये लीजिए, तो कॉमन जो संख्या है तीनों में वो 12 है, तो 12 को सेंटर में लिख लेते हैं 12 और यहाँ पे डाल लेते हैं नंबरिंग, नंबर क्या इनके, ये पी क्यू और ये आर वाली। अब इनको सेट कर लेते हैं इसमें। पी 230 है जिसमें से 12 माइनस करेंगे। अब कॉमन वाले लेते हैं 24, पी और क्यू 24 से 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, तो 12 12 24 और आगे पी आर कितना है, पी और आर 59 है, तो इसमें से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 47 है यहाँ पे। और अब बचा हमारे पास 230 में से तीनों को माइनस कर लेते हैं 47 12 12, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 59 159। ठीक है, ये तो हो गया ए वाले का कार्य। अब क्यू वाले को देख लेते हैं। क्यू वाले में क्या है, क्यू और आर है 42 में से 12 माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 30 बचता है। ओके, 30 बचता है, तो 30 12 और क्यू का मान कितना था हमारे पास 62 को क्यू पसंद आए, क्यू कितनी को 62 को, तो 30 42 52 के 54, तो 62 में से माइनस करेंगे 54, तो हमारे पास शेष बच गए 8। अब आर की बारी है, उसको भी सोल्व कर लेते हैं आर को। तो 47 12 और 30 42, 47 12 और 30 को प्लस करके यहाँ पे जो आर का मान है उसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास से आर का मान आ जाएगा माइनस के 41। अब पूछा है कि उपभोक्ताओं की कुल संख्या। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ कर लेते हैं 159 प्लस 12, ये दोनों कॉमन 12 12 47, फिर क्यू का 8, फिर 30 और फिर माइनस के 41 कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 227। जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है हमारा, आइए इसको समझते हैं। एक कॉलेज में 540 लड़के और लड़कियां हैं जिनका अनुपात 5 और 4 है। लड़कियों की संख्या में 20% वृद्धि होती है तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। चलिए 540 स्टूडेंट है, इसमें से पहले इनको दोनों को निकाल लेते हैं, लड़के और लड़कियां निकाल लेते हैं। तो अनुपातों का योग 9 होता है, तो लड़कों की संख्या जाएगी 5/9 इंटू 540 बराबर 300 लड़के। इसी प्रकार लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं, तो 4/9 540 बराबर 240, ये लड़कियाँ आएगी। अब 240 का 20% निकाल लेते हैं, तो 20% बराबर 48, तो 240 में 48 को प्लस करेंगे, 240 प्लस 48 बराबर 288 हमारे पास आंसर आ गया। अब दोनों का अनुपात, लड़के नया अनुपात आ गया दोनों का 288। अब इनका अनुपात निकालते हैं, तो जैसे कि 300 288 को डिवाइड करते हैं हम 4 से कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 75 और ये 72 आ गया। अब आगे 3 से और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 25 और 24, इससे ज़्यादा हमारा डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर 25 24 आना चाहिए। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए इसको समझते हैं। अक्षरों के इस चक्र को पूरा कीजिए। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है डायग्राम, इसी प्रकार देखिए, जैसे कि पी क्यू, यानी कि पी के बाद में क्यू आता है और जे के बाद में के आता है, पी क्यू जे के। अब के बाद में क्या आना चाहिए एल, तो एल, और पी के पहले क्या आता है ओ एल। देखिए यहाँ पे ओ पी और एल के पी। तो आगे देख लेते हैं, जे के पहले आई आ रहा है और इधर आर क्यू,
क्यू आर आ रहा है। इधर देखिए SRHI अपोजिट चल रहे हैं एक दूसरे के, ये देखो ये ऐसे अपोजिट चल रहे हैं दोनों, UVEF एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, यानी कि OL हमारा आंसर हो जाएगा, OL इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा OL। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है यदि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:1 अनुपात में है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें ये क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। ये होता है इसका त्रिज्या का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल का। तो फर्स्ट वाला ये लेते हैं और सेकंड वाला 4πr², इनको बटे के रूप में लिख लेते हैं, ये 2 वाला। तो अनुपातों को भी जमा लेते हैं, 4:1, इनका वर्ग निकाल लेते हैं तो 2:1, ये इनकी त्रिज्या आ गई, आर आ गया। अब आयतनों का बात करते हैं। आयतन, तो आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। तो दोनों का ही बटे में लिख लेते हैं, ये R1 का और ये R2 का। तो आगे देख लेते हैं, इनसे ये कट गया, बचा हमारे पास R1 का क्यूब, यानी कि R1 का क्यूब, और इनके क्यूब लगा लेते हैं दोनों के बराबर 8/1। तो अनुपात क्या बन जाएगा, 8:1। इनकी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। आपको ये क्लास कैसी लग रही है जरूर बताएं मुझे, और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझिए और सुनिए। एक 21 मीटर भीतरी व्यास के कुएं, व्यास कितना है 21, और 10 मीटर गहराई तक खोदा गया है कुएं को तटबंध बनाने के लिए उससे निकाली हुई मिट्टी को उसके लिए हर तरफ समानता से 21 मीटर आयाम तक फैला दिया, यानी कि चौड़ाई तक फैला दिया। तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी वह ज्ञात करना है हमें। तो यानी कि ये एक तरह से बेलनाकार होता है। तो मिट्टी का आयतन और बाहर जो फैलाई गई खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर होता है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, आइए इसको जमा लेते हैं। बेलन का आयतन हमारे पास दोनों का आना चाहिए, बेलन का आयतन πr² h होता है, ये πr² h होता है, ये आयतन का सूत्र होता है। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं हम और इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, जैसे कि कुएं का व्यास दे रखा है कि 21 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि 10.5 मीटर। ऊंचाई की बात करें तो इसके जैसे कि ऊंचाई बता रखी है 10 मीटर, यानी कि ऊपरी जो ऊंचाई है कुएं की, यानी कि जैसे कि ये कुआं है, कुआं है तो इसकी हाइट है 10 मीटर अंदर की, बाहरी आयाम की चौड़ाई 21 मीटर है। खोदी गई मिट्टी का आयतन और तटबंध का आयतन देखिए, πh r² माइनस r² स्मॉल वाला बराबर πr²h, तटबंध का आयतन, यानी कि खोदी गई मिट्टी का आयतन और तटबंध का आयतन देखते हैं। तो r² यानी कि बड़ा वाला r, यानी कि ये दे रखा है 31। अब 31 कैसे निकाला, क्योंकि बाहर की त्रिज्या जो चौड़ाई है वो यहाँ लिखी, प्लस अंदर की चौड़ाई किया, और ये r स्मॉल छोटा वाला r है, यानी कि अंदर वाली त्रिज्या। फिर दूसरी तरफ हमने बाहर वाला जो तटबंध का आयतन है उसका मान रखा, दोनों का योग किया हमने, 21 + 10.5 किया तो 31.5 आ जाएगा स्क्वायर, माइनस 10.5 का स्क्वायर। उसके बाद में तटबंध का आयतन इधर लिखा। जब इनको दोनों को सोल्व किया तो इस प्रकार से आया 992.25 माइनस 110.25, स्क्वायर करके हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे दूसरी साइड का जो तटबंध का था उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया। h इंटू 882, जैसे यहाँ में से इसमें से घटाया तो 882 बचा, उधर 1102.5 आ गया, जिससे 10 से इंटू मल्टीप्लाई करने के बाद तो h का मान ज्ञात करना है। तो h का मान हमारे पास हाइट की यानी कि तटबंध की ऊंचाई हमारे पास 1.245 मीटर आ जाएगी। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम ज़्यादा लगा इसलिए मैंने इसमें सॉल्यूशन डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो ध्यान से इसको समझ लीजिए और कीजिए कॉपी पेन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रश्न में शब्द और शब्दों के समूह के बाद 4 वैकल्पिक दिए गए हैं, जिनमें से एक प्रश्न शब्द का अनाग्राम है। अनाग्राम वह शब्द होता है जो ना ही केवल प्रश्न शब्द के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके बनाया जाता है, बल्कि उसमें दिए गए शब्द के समानार्थी विनोदपूर्ण व मजाकिया अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि साइलेंट का लिखा हुआ है कि लिसन, एक एनाग्राम हो सकता है। तो यहाँ पे एक शब्द दे रखा है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, इनमें से मेटामॉर्फोसिस का एनाग्राम कौन सा बनेगा? मोर्फो मेटासिस, प्रोमिस ए मोट, मिस फोटो सेट या फेस हिच मोटो। तो इसका जो एनाग्राम बनेगा वो बनेगा, जब इसको सही तरीके से बनाएंगे तो प्रोमिसेज ये मोट, यही से सही और मजाकिया शब्द बनता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, इसी से ये इसका एनाग्राम बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करते रहें, अपने मित्रों तक जरूर भेजते रहें इस क्लास को, और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें, जरूर सब्सक्राइब कर लें इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए इसको देखते हैं। निम्न में से स्टेबल का जलीय प्रतिबिंब कौन सा होगा? यदि हम स्टेबल को इस प्रकार यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टेबल, तो ये जल है, ठीक है, यानी कि ये पानी है। तो इसका जो जलीय प्रतिरूप बनेगा, ये जैसे यहाँ पे एस बना हुआ है ना, तो इसी प्रकार यहाँ पे एस बनाएंगे इस प्रकार। टी उल्टा बनेगा, ए भी उल्टा बनेगा, बी का जो नीचे वाला हिस्सा है ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, एल का ये मुंह ऐसे रहेगा और ई इस प्रकार बनेगा। तो ये है जलीय प्रतिरूप, यानी कि किस में दिख रहा है ये आपको? ये दिख रहा है ए में, ए वाले में। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है और इसको देखिए, नीचे दिए क्रम में अगली आकृति कौन सी आती है? जैसे कि यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट में 1 2 3 4 दे रखा है, तो इसकी भी भुजाएं भी 4 ही है। सेकंड वाले की 1 2 3 4 5 6 है, तो अगली जो आकृति आएगी उसमें भी 6 वाली भुजा वाला है होगा, यानी कि ये वाला नहीं होगा। इसमें 3 है और इसमें 5 है और इसमें 6 है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए और समझिए। यदि निम्न 2 वर्ग अतिव्यापित होंगे तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनेगा? जो 2 स्क्वायर है एक दूसरे के ऊपर, अगर इनको जमाते हैं, अतिव्यापित करते हैं, तो कौन सी वाली आकृति हमारे पास बन के आती है? इनको, ये वाले को और इसको जमाते हैं तो कौन सी आकृति हमारे पास बन के आती है? ए वाली अतिव्यापित, यानी कि एक दूसरे के पूरे ढक ले। अतिव्यापित का मतलब होता है कि जैसे ये लाइन है तो इस लाइन को दूसरी लाइन एक दूसरे के ऊपर ढक ले, तो वो कौन सी आकृति बनेगी? ये भी नहीं बनेगा, ये जरूर बन सकता है पत्ती वाला, ये वाला भी नहीं बनेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर भी सी रहेगा, क्योंकि जब इनको जोड़ेंगे तो 3 पत्तियां बन के तैयार हो जाएगी हमारे पास वाइट वाली, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आती है? फर्स्ट वाली आकृति को देखिए, इसमें जो कलर वाली 2 भरी हुई है, उसके बाद में सेकंड वाली आकृति में, यानी कि 1 2 के बाद यहाँ पे कलर आया है, उसके बाद में एक को छोड़ के
यहाँ पे आया है, एक को छोड़ा, पहले 2 छोड़ा फिर 1 छोड़ा, और अगली वाली चौथी आकृति में 1 2 वापस 2 को छोड़ा, 1 2 फिर यहाँ पे आ गई। तो अगली वाली में यानी कि 1 छोड़ेंगे, यानी कि ये वाला पोर्शन करके देख लेते हैं। तो 1 छोड़ते हैं तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी कलर की, 1 2 3 किस वाली में आ रहा है, 1 2 यहाँ पे सी वाली में आ रहा है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 20 वाला, निम्न आकृति में कितने त्रिकोण बने हुए हैं, यानी कि त्रिभुज कितने बने हुए हैं, त्रिकोण कितने बने हुए हैं। आइए इसको समझते हैं। पहले ये वाली आकृति बना रखी है, तो इसमें 1 2 और इधर भी 1 2 2 त्रिभुज बनाए और बीच में लंब डाल दिया। तो इनको गिनती कर लेते, 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3। तो इसमें कितने त्रिभुज बने, 3। इसी प्रकार इसके अपोजिट वाले में भी 3 बनेंगे। ठीक है, आगे अब इसी प्रकार की एक और आकृति बनी हुई है जिसमें लंब डला हुआ है, ये वाला, और ये एक तो ये बना हुआ है त्रिभुज, दूसरा ये वाला बना हुआ है त्रिभुज। अब इसमें भी देखें तो 1 2 और ये बड़ा वाला 3, तो ये 3 इसके और 3 इसके प्लस 3 इसके, और कोई सा बन रहा है, नहीं दिख रहा मुझे, दिखने में तो हमारा करेक्ट आंसर 3 3 6 3 3 6 यानी कि 12 आंसर आ जाएगा। इसके अलावा और तो है ही नहीं। चलिए इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। बारहनाई त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख वर्गों के बीच संबंध को सही दर्शाता है। गाजर भोजन सब्जियां, गाजर भोजन सब्जियां। तो जो गाजर होती है ये एक भोजन का रूप होती है, और सब्जियां भोजन में ही शामिल होती है। यानी कि मान के चलें कि ये गाजर है, गाजर गाजर है, गाजर क्या होती है, सब्जी, और सब्जियां क्या कहलाती है, सब्जियां कहलाती भोजन का रूप, यानी कि सब्जियां क्या होती है, भोजन। तो हमारा वेन आरेख बनेगा ये वाला, ए वाला, यानी कि इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, और इसको समझिए। 500 लोगों के एक शहर में 285 हिंदू पढ़ते हैं, 212 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं और 127 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। इनमें हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया 20 व्यक्ति पढ़ते हैं, और 29 हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 35 टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई से भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो फिर कितने लोग हैं जो केवल एक अखबार पढ़ते हैं। तो ये ज्ञात करना है हमें, एक अखबार पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या। आइए इसको जमा लेते हैं। आपको मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ कि हमें क्या ज्ञात करना है, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। ये डायग्राम है, इसमें क्या कॉमन चीज़ें लिखना है हमें। तो हमें 50 कोई सभी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। यदि सभी कॉमन मतलब तीनों अखबार पढ़ते तो यहाँ पे उसका मान रख लेते। तो हम कोई सा भी अखबार नहीं पढ़ने वाले व्यक्ति दिए तो हमें एक्स मान लेते हैं, यानी कि तीनों अखबार पढ़ने वाले व्यक्ति कितने, एक्स। तो यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, यहाँ पे ये एक्स लिख दिया मैंने, तीनों अखबार पढ़ने वाले तीनों। अब इनकी कॉमन जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं।
कौन कौन से इसको हम हिंदू मान लेते हैं, हिंदू, इसको नीचे वाले को टाइम्स, और इसको इंडियन एक्सप्रेस मान लेते हैं, इंडियन। अब हिंदू और टाइम्स दोनों को पढ़ने वाले कितने, 20, तो यहाँ पे 20 लिख लेते हैं। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस 29। इसके बाद 35 टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वाला है 35 व्यक्ति। अब हमें एक्स ज्ञात करना है, तो एक्स ज्ञात करने के लिए हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि पहले हम केवल हिंदू वाले निकालते हैं, तो 285 माइनस 20, यानी कि जो 29 और 20 इनको प्लस करते हैं और इसमें से एक्स माइनस करते हैं, तो 20 29 यानी कि 49 285 में से 285 में से 49 माइनस करते हैं और बराबर आ जाएगा हमारे पास 236 माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये तो हो गया केवल हिंदू पढ़ने वाले, केवल हिंदू पढ़ने वाले 200, यहाँ पे लिख देते हैं हिंदू पढ़ने वाले 236 माइनस एक्स। ठीक है, अब इंडियन एक्सप्रेस वाले देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस वाले कितने हैं, 29 और 35, 29 और 35 निकाल लेते हैं, तो हमारे पास हुए 29 35 64 हो गए। और ये इंडियन एक्सप्रेस कितने पढ़ते हैं, 212, तो 212 में से 64 माइनस और इसमें एक्स कॉमन जो सभी में आया है ये माइनस करते हैं, तो 212 माइनस 64 यानी कि 148 हमारे पास शेष बच गया। 148 माइनस एक्स, ये आ गया इंडियन एक्सप्रेस वाला। यहाँ पे लिख देते हैं इधर 148 माइनस एक्स। अब बचा हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको ले लेते हैं। इसको पढ़ने वाले हैं कितने, 127, टाइम्स ऑफ इंडिया को 127 है, तो 20 55 माइनस करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माइनस, तो 72 माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया कितना आ जाएगा, 72 माइनस एक्स। ये तीनों का मान आ गया। अब इनको टोटल करते हैं, आगे इसको समझते हैं टोटल करने में। तो जैसे हम इनको टोटल करते हैं सभी को, तो आइए पहले एक्स को जोड़ लेते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें, 29 35 20, फिर ये वाला एक्स से एक एक्स कट जाएगा, बचे 2 एक्स ये वाले, तो 2 एक्स यहाँ 2 एक्स लिख लेंगे, 2 एक्स माइनस, उसके बाद में जो कॉमन चीज़ें ये भी जुड़ जाएगी, 29 20 35 और 236 72 148, इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाए 290 क्या 590 आ जाएंगे। बराबर ये किसके होंगे, टोटल लोगों के, यानी कि 500 लोगों के बराबर आ जाएंगे ये। तो हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स बराबर 45 हमारे पास आ जाएगा जब इनको कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स बराबर 45 आ गया। आगे इसको समझते हैं और इनको मिटाता हूँ मैं, तो हमारे पास यहाँ पे जगह आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक्स का मान निकाले 236 एक्स, टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ पे 72 माइनस एक्स था। अब इनमें एक्स का मान रख लेते हैं, तो 236 में से एक्स का मान 45 करते हैं, एक 191 आ जाएंगे यहाँ पे। ये तो आ गया हिंदू वाले पढ़ने वाले। अब
यहाँ पे दे रखा है किसका, इंडियन एक्सप्रेस वाले का। तो 148 माइनस एक्स का मान रखते हैं 45 बराबर 148 माइनस 45 करते हैं तो हमारे पास 103 बचता है। इसी प्रकार ये टाइम्स ऑफ इंडिया को देख लेते हैं। 72 माइनस एक्स यानी कि 45 का मान रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 27। ठीक है, अब ये तीनों ही कॉमन आ गए। अब इनको जोड़ लेते हैं हम सभी को। यहाँ पे मैंने नीचे जोड़ लगा रखा है 236, ये 45 माइनस कर दिया मैंने, 72 माइनस 45, 148 माइनस 45, ये तीनों यहाँ पे हमने निकाल लिए। ये वाली संख्या और 191, ये वाले 191, 191, 103, 27, तीनों ही निकाल ली हमने अलग अलग। तो अगर हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं 191, क्योंकि केवल एक अखबार पढ़ने वाली की संख्या ज्ञात करनी थी, तो जब इनको तीनों को टोटल करते हैं तो हमारे पास 321 आंसर आता है। यही बात मैंने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे बता रखा है, और ये अपना आंसर 321 आ जाएगा। चलिए उसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला 321, 321 यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितने लोग एक अखबार पढ़ेंगे, 321। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, शब्द कैस्टर फोन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने वर्णमाला में आते हैं, यानी कि इनके बीच में कितने जोड़े हैं जितने वर्णमाला में आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं किस प्रकार से है। आइए नीचे देखिए सॉल्यूशन। कैस्टर फोन के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में 6 अक्षर आते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पे एस और टी के बीच में, एस और टी एक जोड़ा तो ये बन गया। दूसरा देखते हैं पी एंड ओ के बीच में, पी एंड ओ, तो ओ पी एक जोड़ा ये बन गया। एच एंड ई के बीच में एक जोड़ा ये बन गया। ओ एन के बीच में ओ एन, यार ओ एन के बीच में एक जोड़ा ये बन गया। ओ एन टी के बीच में ये वाला, जब इनको गिनती ओ पी क्यू आर एस, तो एक जोड़ा ये बन गया। तो जोड़े की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बनेगा, ओ टी पे बनेगा, एच ई पे बनेगा, ओ एन पे बनेगा और आर पी पे बनेगा। तो टोटल हमारे पास, और एक क्या छूट गया, यहाँ पे पी ओ पे बनेगा। तो टोटल कितना बनेगा, 6। विकल्प डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अगला, 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, अंतिम से रैंक क्या है। तो यदि हम मान के चलें कि अब ऊपर से रैंक 18 है, तो अंतिम से यानी कि डाउन, डी यानी डाउन, डाउन से रैंक ज्ञात करनी है हमें। तो जब भी हम रैंक के सवाल करते हैं तो इसमें अप डाउन -1 बराबर टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। तो अब से कितनी है, 18 प्लस डी -1 बराबर 49। तो 18 यानी कि 18 में एक कम कर देंगे 17, और 49 में 17 माइनस किए तो 49 माइनस 17, तो हमारे पास इसकी रैंक आ जाएगी 2, 3 यानी कि 32वीं रैंक आ जाएगी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, अंतिम से रैंक 32वीं। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अगला हमारा, निम्न श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 1, 2, 6, 15, 31, 56, 91। इसमें हमें गलत संख्या ज्ञात करनी है। तो देखें, तो 2 में से एक माइनस करते हैं, 2 - 1 बराबर 1, यानी कि ये 1 का वर्ग है। 6 -2 करते हैं तो शेष 4 बचता है, तो ये 2 का वर्ग आ जाएगा। 15
-6 करते हैं तो 9 बचता है, तो ये 3 का वर्ग आ जाएगा। इसी प्रकार 31 - 15 करते हैं तो 16 आता है, तो ये 4 का वर्ग आ जाएगा। इसी प्रकार 56 - 31 करते हैं तो ये 25 आ जाएगा, और ये 25 5 का वर्ग होता है। 91 - 56 करते हैं तो हमारे पास आते 35, और ये 6 का वर्ग नहीं है। तो कौन सी वाली संख्या गलत हो गई? 91। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको ये क्लास कैसी लग रही ज़रूर बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है अगला, देखिए। यूरोपियरिया एफिनेस एबिलिवेंस एक्सटीसी प्लेजर निम्नलिखित को तार्किक क्रम में जमाना है लॉजिकल रूप में। उल्लास, सुख शांति, उभयभाव, परमानंद व सुखी खुशी। तो शुरुआत कहाँ से होती है कि व्यक्ति का जो मन होता है वो उभयभाव में होता है, फर्स्ट नंबर ये। उसके बाद में उसको क्या आती है? थोड़ी सी शांति मिलती है, सेकंड नंबर। सुख शांति के बाद में उसको थोड़ा सा खुशी का अनुभव होता है। खुशी के बाद में थोड़ा सा उल्लास आता है। उल्लास के बाद में परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो ये वाली सीरीज चलेगी इसमें, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये वाला उल्लास। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 2 5 1 4। पहले क्या आएगा? उभयभाव 1, फिर सुख शांति 2 नंबर पे, फिर खुशी, फिर उल्लास, और फिर परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तार्किक रूप में जमाना है आपको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है हमारा, निम्नलिखित अक्षर में आगे क्या आना चाहिए? जैसे कि इसको ध्यान से देखिए, पहले ए आया है, फिर ए बी आया है, फिर ए बी सी आया है, फिर ए बी सी डी आया है, फिर ए बी सी डी ई आया है, फिर ए बी सी डी ई एफ आना चाहिए था, एफ। यानी कि यहाँ पे ई और एफ। तो आगे क्या आना चाहिए ये बताना है। तो इसमें आगे क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए, क्योंकि ई और एफ आना चाहिए। पहले ए, फिर ए बी सी, ए बी सी डी, यानी कि ग्रुप में डिवाइड कर दें। तो ये देख लीजिए, यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको इस प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, उलूंट फ्लोंट डिस्प्रेट, यानी कि सेकी बगाना, दिखावा करना। असमान, असमान का क्या होगा? सेकी बगाना यानी कि दिखावा करना होता है। सेकी बगाने का मतलब दिखावा। असमान का भी सिमिलर बताना है, समान नहीं, समान तो नहीं है, सजाती भी नहीं, एक जैसा नहीं, ये तो एक समान वाले का था। फ़र्क दिखाना, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा कंट्रास्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, यदि आप 1 से 10 तक की सभी संख्याएं लिख लें तो 3 कितनी बार लिखेंगे? तो 3 की बात करें तो 3, पहले शुरुआत करते हैं कि 3 13 23 33, 33 को हटा लेते हैं, 33 वाली लाइन पे बाद में निकालेंगे। 43 53 63 73 83 और 93। तो इनका गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गए। ओके, 9 हो गए। इसके बाद में 31 वाली लाइन में देखते हैं। 31 वाली लाइन में टोटल 10 होते हैं। ओके, और एक 30 का भी मानो, 30 का एक, और इसके अलावा और कोई से भी नहीं आते हैं। तो 10 11 और 9 20, 20 आंसर आ जाएगा हमारा 20। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके, और शेयर ज़रूर करते रहें अपने दोस्तों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज की क्लास का हमारा ये
लास्ट क्वेश्चन है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। लास्ट हमारा ये 30 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए ए कारण और आर के लिए सही विकल्प चुनिए। लिखा है प्रेशर कुकर एबोनाइट हैंडल से लगे होते हैं। एबोनाइट मजबूत होते हैं। चलिए, जो प्रेशर कुकर होते हैं वो एबोनाइट हैंडल से लगे होते हैं। क्या एबोनाइट मजबूत होते हैं? अब इसके ऑप्शन पे चलते हैं हम। ऑप्शन है पहला, ए और आर दोनों सत्य हैं का सही स्पष्टीकरण है नो। ऐसा नहीं हो सकता कि एबोनाइट मजबूत होते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता, ये गलत। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए तो सत्य है कि प्रेशर कुकर एबोनाइट हैंडल से लगे होते हैं, लेकिन आर गलत है क्योंकि एबोनाइट मजबूत नहीं हो सकते। ए गलत है, ये तो है ही नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कि एबोनाइट हैंडल लगे होते हैं लेकिन ये कारण गलत हो जाएगा इसमें। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। सी ऑप्शन हमारा। आपको एक क्लास कैसी लगी ज़रूर जाते जाते बता के जाएँ मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।